आज भी हम स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस से। जो सेक्शन 20 आपको बताता है सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट जिनका हम सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करा लेते हैं। क्योंकि देखो आपने सेक्शन 14 में भी देखा था, द कॉन्ट्रैक्ट दो हैज बीन परफॉर्म सब्स्टिट्यूटेडली, यानी कि सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग जिनका सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करा दिया गया है उनका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगा। सेक्शन 16 में आपने देखा उन व्यक्तियों को जिन व्यक्तियों ने सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करा दिया है, क्योंकि 14 में केवल देखा था आपने कि कॉन्ट्रैक्ट जिनका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकता, और 16 में आपने देखा था व्यक्ति जिनके फेवर में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री जो है वो नहीं होगी, यानी कि जो जिनको बार किया गया है। अब सेक्शन 20 कहता है विदाउट प्रिजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजन, यानी कि सब जो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें दिए गए प्रोविजन को किसी को भी बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव डाले एंड एक्सेप्ट एज अदरवाइज एग्रीड अपॉन द पार्टी, जहां पार्टी क्या है अपने सारी चीजें तय कर लेती है उन चीजों को छोड़ करके, where the contract is broken due to non-performance of promise by any party, जहाँ किसी कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया गया है किसी पक्षकार के द्वारा जो अपने उसके कार्य हैं उनको परफॉर्म ना कर करके। मान लीजिए सीधी सी बात है, मेरा और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है पढ़ाने का, मुझे पढ़ाना है लेकिन मैंने आपको नहीं पढ़ाया, ये नॉन परफॉर्मेंस है। द पार्टी हु सफर्स बाय सच ब्रीच, अब मेरे इस ब्रीच से आपको नुकसान होता है, shall have the option of substituted performance। भाई सीधी सी बात है, अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा आप किसी से तो पढ़ोगे, तब उस स्थिति में क्या है, थ्रू ए थर्ड पार्टी, तो आप किसी तीसरे व्यक्ति से पढ़ सकते हो, और बाय हिज ओन एजेंसी, या अपनी कोई व्यवस्था हो सकती है, या कोई आप अपनी कोई एजेंसी है उससे उस परफॉर्मेंस को करा लेते हो एंड रिकवर द एक्सपेंसेस एंड अदर कॉस्ट एक्चुअली इनकर्ड स्पेंट और सफर्ड बाय हिम। फिर उस स्थिति में आप जो है जितने भी एक्सपेंसेस हैं, कॉस्ट है जो एक्चुअली इनकर्ड किए गए हैं, स्पेंड किए गए हैं, और डैमेजेस जो आपके द्वारा सस्टेन किए गए हैं मेरी वजह से, फ्रॉम द पार्टी कमिटिंग सच ब्रीच, आप जो है क्लेम कर लेंगे, रिकवर कर लेंगे। लेकिन सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस के लिए एक कंडीशन ये दी हुई है, जब तक कि क्या है, नो सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी अंडरटेकन, उसकी क्या है, जब तक सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस नहीं कराया जाएगा किसी भी चीज किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का, जब तक आपने 30 डेज का नोटिस, unless a party who has suffered such breach has given a 30 days notice to the party in breach calling upon him to perform the contract। सीधे सीधे से आपने मुझे 30 दिन का एक नोटिस दिया कि सर 30 दिन के अंदर है तो पढ़ा दीजिए, आप अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे पूरा परफॉर्म कीजिए, अन्यथा की स्थिति में क्या है, विद इन सच टाइम एज स्पेसिफाइड इन द नोटिस, उस समय में जो आपने मुझे दिया है 30 दिन का नोटिस, उस समय में अपनी जो लायबिलिटीज है उन्हें पूरा परफॉर्म कर दो एंड ऑन हिज रिफ्यूजल ऑफ फेल्योर टू डू सो, फिर मेरा या तो मैं मना कर देता हूँ, या जो समय आपने दिया उस समय में आपको नहीं पढ़ाता हूँ, ही मे गेट द सेम परफॉर्म बाय थर्ड पार्टी। तो अब आप उस चीज को उस स्थिति में किसी तीसरे व्यक्ति से आप पढ़ सकते हैं, या अपनी कोई एजेंसी है उससे पढ़ सकते हैं, बशर्ते कि वो सफर सच भी जो नुकसान आपको होते हैं, shall not be entitled to recover the expenses and cost under subsection 1 unless he has got the contract performed through a third party or by his own agency। आप ऐसा नहीं है कि पता लगा आपने जो है, जब सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस की हम बात कर रहे हैं उन इस सेक्शन के अकॉर्डिंग उन ब्रीच को, उन डैमेजेस को आप जब तक क्लेम नहीं करेंगे जब तक आपने उसको सब्स्टिट्यूटेडली परफॉर्म ना करा दिया हो। सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्म इन द सेंस, जब आपने वो करा दिया तभी तो आपको ये चीजें पता लगेगी कि भाई साहब कि तीसरी पार्टी को आपने पैसे कितने दिए हैं, फीस कितनी दी है, क्या क्या खर्चा आपका हुआ है। पता लगा मैं 1 किलोमीटर की दूरी पर था, जो थर्ड पार्टी थी वो आपकी 20 किलोमीटर की दूरी पर थी, आपको वहां जाने में और ज्यादा अननेसेसरी का समय और पैसे खर्च हुए, तो ये सारी चीजें तभी पता लगेगी। Where the party suffering breach of contract has got the contract performed,
जो पार्टी जिसका कोई जो ब्रीच से सफर कर रही है, डैमेजेस हो रहे हैं, थ्रू ए थर्ड पार्टी से उसने क्या है परफॉर्म करा लिया है, गिविंग नोटिस ऑफ सेक्शन 1, he shall not be entitled to claim relief of specific performance against the party in breach। अब सीधा सा देखो ये वही कह दिया जो हम क्या है, हालांकि सेक्शन थर्ड क्लॉज की जरूर आवश्यकता थी नहीं यहाँ पर, क्योंकि हम सेक्शन 14 और 16 में भी इस बात को कहने चल रहे हैं अब, लेकिन यहाँ पे ये कह दिया है कि वो पार्टी जिसने सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस करा लिया है, तो उसके बाद उसने क्या क्लेम वगैरह ले लिए हैं, तो उसके बाद क्या है वो क्लेम जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो रिलीफ होता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यही होगा कि आप उसे फिर मुझे ही बाध्य करें पढ़ाने के लिए, तो उसे परफॉर्म कराने के लिए आप एंटाइटल नहीं होंगे। Nothing in this section shall prevent the party who has suffered breach of contract from claiming compensation from the party in breach। अब उस स्थिति में क्या compensation को क्लेम कराया जा सकता है, उसे मना नहीं करेगा। फिर आप आ जाते हैं स्पेशल प्रोविजन फॉर कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं भैया, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट है जो आपके शेड्यूल 1 में दिए हुए हैं। किसी के पास है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का बेयर एक्ट, सभी के पास होगा। आप उसके सबसे पीछे देखेंगे तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दिया हुआ है। अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, जितने भी आपके हैं, आपको जो ना कमर्शियलाइजेशन का जमाना है, तो उसमें सारे के सारे क्या है, जो सबसे जो कैटेगरीज है आप देखोगे वहाँ पे ट्रांसपोर्ट दिया हुआ है, एनर्जी सिस्टम दिया हुआ है, वाटर एंड सैनिटेशन है, कम्युनिकेशन है, सोशल एंड कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर है। फिर इसके बाद क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर में सब सेक्टर दिए हुए हैं। ट्रांसपोर्ट में जब आप देखोगे रोड ब्रिज है, पोर्ट्स है, शिपयार्ड्स है, वाटरवेज है, एयरपोर्ट्स हैं, ये क्या है ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड सब सेक्टर्स है इंफ्रास्ट्रक्चर के। अब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर के कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उस कॉन्ट्रैक्ट का अगर इंजंक्शन की हम बात करते हैं, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अगेंस्ट उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी इंजंक्शन ग्रांट नहीं किया जाएगा अगर उस इंजंक्शन से उस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के कंप्लीशन में या तो कोई इम्पेडिमेंट होता हो या देरी होती हो। No injunction shall be granted by a court in issued under this act involving a contract relating to an infrastructure project specified in the schedule where granting injunction would cause impediment or delay in the progress or completion of such infrastructure project। अब सीधा सा क्या है, अब सेक्शन फिर इसके लिए क्या, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन सेक्शन 20B and clause H of section 41 the expression infrastructure project means the category of project and infrastructure जो आपके शेड्यूल में दिए हुए हैं। अब दूसरा क्या है, the central government may depending upon the requirement of development of infrastructure project and if it consider necessary or expedient to do so by notification in the official gazette amend the schedule relating to any category of projects और इंफ्रास्ट्रक्चर सब सेक्टर। यहाँ पे क्या है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को दिखाई देता है या जरूरी है कुछ चीजों के लिए डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस सेट में जो शेड्यूल दिया हुआ है उस शेड्यूल में जितनी भी कैटेगरी है उन्हें नोटिफिकेशन के द्वारा क्या है चेंज कर सकते हैं। सॉरी, अब जो नोटिफिकेशन की आप बात करोगे तो भैया अब मेनली क्या है, देखो किसी भी एक्ट के चेंज करने के लिए प्रोसीजर क्या है कुछ बताएंगे आप? खुश खुश हेलो, आप बेटा बताओगे जो किसी भी एक्ट में अगर कोई चेंज करना हो तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? सर ध्यान नहीं सर मुझे। कोई बात दिव्या, हाँ कोई बात नहीं, रुक जाओ बेटा। दिव्या दिव्या आवाज आ रही है? हाँ बेटा आवाज आ रही है मुझे।
दिव्या, जी सर। अरे बेटा मैंने ये पूछा है किसी भी एक्ट में अगर कोई चेंज करना हो तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? सर नहीं पता। शाबाश। हर्षित सर, जी सर। हाँ ये हाँ सर, बताइए। वो सर वो पार्लियामेंट के विद द हेल्प ऑफ हाँ पार्लियामेंट को करा जाएगा कि द पार्लियामेंट के हेल्प, पहले दोनों सदन में पास होगा, उसके बाद वो जो है फिर वही जो होता है प्रेसिडेंट के पास जाएगा, फिर उस पर वो मोहर लगाएंगे, फिर वो डेट ऑफ इन्फोर्समेंट होगी, तो वो ऑफिशियल गैजेट में जब आ जाएगा तो उसके बाद सर वो जो है फिर वो माना चेंज जाएगा हो कि जाएगा, ठीक अमेंड हो हो गया। जाएगा। यानी कि किसी भी एक्ट में अगर कोई अमेंडमेंट आपको करना है तो वही आपकी जो प्रोविजन दिए हुए कॉन्स्टिट्यूशन में बिल के रिगार्डिंग, वही बिल पेश होगा ना पहले, अमेंडमेंट बिल, है ना? जी सर, जी बिल, सर, पहले उसको एक बिल पास होगा, पहले कैबिनेट तो एक वो पास करेगी, उसके बिल बाद वो फिर वो बनाएगी तो बिल बिल पास बनेगी, होगा। फिर हाँ, पार्लियामेंट में जाएगा वो। तो ये प्रोसीजर है। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के द्वारा ही इसको जो पावर दे दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को, सीधे सीधे से केवल नोटिफाई करेगी। अब नोटिफिकेशन के द्वारा क्या है, उस केवल शेड्यूल में परिवर्तन करेगी, शेड्यूल में। अब ये जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन के लिए भी जब हम बात करते हैं भैया, एवरी नोटिफिकेशन इश्यूड अंडर दिस एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी है तो द्वारा जितनी भी नोटिफिकेशन होगी उसकी जब आप बात करोगे, एज सुन एज मे बी आफ्टर इट इशू, जैसे ये इशू की जाएगी तो पार्लियामेंट में ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट व्हाइल इट इज इन सेशन फॉर ए टोटल पीरियड ऑफ which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, जो दोनों में हो सकती है। And if after the expiry of the session, immediately following the session or successive session, aforesaid both house agree हो जाते हैं in making any notification in the notification, और both house agree that the notification should not be made, या तो दोनों हाउस कह देते हैं कि भैया नोटिफिकेशन को नोटिफाई कर दिया जाए, नोटिफिकेशन हो जाए। नोटिफिकेशन के कोई भी द्वारा एक्ट में जो शेड्यूल में हम चेंज कर रहे हैं या मना करते हैं, तो उस स्थिति में द नोटिफिकेशन शैल देयरआफ्टर हैव इफेक्ट ओनली इन सच मॉडिफाइड फॉर्म, फिर उस नोटिफिकेशन का केवल इफेक्ट जो है उस नोटिफिकेशन तक सीमित होगा, या अगर मना कर दिया तो वहां तक सीमित होगा। So, however, that the such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under the notification, उस पर बिना कोई प्रभाव डाले, केवल वहीं तक उसमें प्रभावित होगी, बाकी कुछ नहीं। अब मेनली केवल चीज ही है इसमें जो आपके कैटेगरी और सब कैटेगरी की जब हम बात करेंगे, उनमें अगर कोई चेंज करना हो, कुछ बढ़ाना हो घटाना हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन कर सकती है। अब स्पेशल कोड की हमने बात की हुई है, अगर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है या इस एक्ट के रिलेटेड है, the state government in consultation with the chief justice of high court shall designate by notification published in the official gazette one or more civil courts or special courts within the local limits of area exercise jurisdiction and try a suit under this act in respect of contracts relating to infrastructure project, यानी कि इस एक्ट के अंतर्गत ऐसे मामले जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, अगर उनकी हम बात करेंगे तो जो राज्य सरकार है क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से कंसल्ट करके इस तरीके की जो पोस्ट है वन और मोर सिविल कोर्ट्स या स्पेशल कोर्ट्स क्रिएट करेगी। अब अगर डिस्पोजल की हम बात करते हैं भैया, सीबीसी के सारे प्रावधानों को होते हुए भी अगर इस एक्ट के अंतर्गत कोई सूट फाइल होता है तो वो 12 मंथ में उसको डिस्पोज ऑफ करना होगा। डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन टू डिफेंडेंट, जिस दिन से मान लीजिए आज दीपक जी ने कोई केस डाला, सूट फाइल किया है कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से, तो उस स्थिति में जब डिफेंडेंट को नोटिस जाएंगे, समन जाएंगे, तो नोटिस ऑफ डेट ऑफ समन वो होती है जिस दिन वो उनका सर्व हो जाए, उस दिनांक से ठीक 12 महीने के भीतर इसको पूरा का पूरा डिस्पोज ऑफ करना होगा। और किसी वजह से अगर देरी भी हो तो प्रोवाइडेड दैट द सेट पीरियड मे बी एक्सटेंडेड फॉर ए फर्दर पीरियड ऑफ 6 मंथ, लेकिन वो जो 6 महीने है, 6 मंथ इन एग्रीगेट आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजन इन राइटिंग
फॉर सच एक्सटेंशन एग्रीगेट बस 6 से। अब ऐसा नहीं है कि वो एक साथ ही 6 महीने का टाइम दे देंगे, हो सकता है कि 1 महीने बढ़ा ले, 1.5 महीना बढ़ा ले, टोटल 6 महीने से ज्यादा नहीं होगा, और उसका भी कानून है उसमें लिखना पड़ेगा। अब पावर टू अवॉर्ड कंपनसेशन इन सर्टेन केसेस, देखो सीधी सी बात है, जहां हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की। अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जैसे एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ 39 में, जब देखोगे 39 में जब देखते हैं आप, तो आप ये कहते हैं कि भैया अब एक तो इनसे ये कह दिया जाए कि इसको परफॉर्म करें, और दूसरा ये कि भैया इनके नॉन परफॉर्मेंस से जो डिले हुआ इससे जितना भी हमें नुकसान हुई है ये भी कंपनसेट कराया जाए। इट्स यूज्ड फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द प्लेंटिफ मे आल्सो क्लेम कंपनसेशन फॉर इट्स ब्रीच इन एडिशन टू सच परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ साथ भैया क्या है, कंपनसेशन भी क्लेम कर सकते हो। अब उस स्थिति में अगर कोर्ट को दिखाई देता है क्या कि मान लीजिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकता, कंपनसेशन दिए जा सकते हैं तो कंपनसेशन दिला देगा। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी हो सकता है, कंपनसेशन भी दिए जा सकते हैं तो कंपनसेशन और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दोनों दे देगा। If any such the court decides that specific performance ought not to be granted, नहीं दिया जाना चाहिए, but that there is a contract between the parties which has been broken by the defendant, ड्रैफ्ट हुआ था उसे तोड़ा गया है, and the plaintiff is entitled to compensation for that breach, it shall award him such compensation accordingly. दूसरी तरफ, if in any such suit the contract decides that the specific performance ought to be granted, दिया जाना चाहिए, but that is not sufficient to satisfy the justice of the case, मतलब खाली कंपनसेशन से जो न्याय, खाली स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से न्याय नहीं होता। अब इसके साथ कुछ ना कुछ और मिलना चाहिए। अब भैया खाली आपको एक बताइए, खाने के लिए रोटी ही दे दी जाए सूखी, कैसे काम चलेगा? सब्जी भी साथ चाहिए आपको, तो सब्जी क्या होगी यहाँ पे, and the some compensation for breach of contract should also be made to the plaintiff, उसे कुछ compensation भी मिलना चाहिए। It shall award him such compensation accordingly। अब जब कंपनसेशन को वो तय करेगा, कंपनसेशन को तय करते समय जो सेक्शन 73 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपके प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, वहां क्या दिए हुए हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ मिटिगेशन दिया हुआ है, डॉक्ट्राइन ऑफ रिमोटनेस दिया हुआ है, रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस एंड मिटिगेशन, इनके द्वारा वो गाइडेड होगा। मिटिगेशन बताएगा कि क्या होता है, कोई नहीं बताएगा, प्रिया हेलो, बताओगे डॉक्ट्राइन ऑफ मिटिगेशन क्या होता है? नहीं सर, ये आप ही बता दीजिए प्लीज। तो मिटिगेट से मतलब होता है धीमा करना, धीमा यानी कि कम करना। तो जब 73 के अकॉर्डिंग डैमेजेस तय किए जाते हैं, तो भाई ये भी देखा जाता है कि भैया जो डैमेजेस हुए हैं, नुकसानी हुई है, वहां पे एक शब्द आपने पढ़ा होगा कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस ये होती है कि भैया दोनों पक्षों की जो ना उपदायी जो ऐसा होता है। अब यहाँ पे मिटिगेशन में यही देखा जाता है कि जो साधन किसी भी नुकसान को कम करने वाले होते हैं वो प्लेंटिफ के द्वारा अवेल कर लिए गए थे या नहीं कर लिए गए थे। अब मान लीजिए सीधी सी बात है भैया कि पता लगा एक व्यक्ति ने इंश्योरेंस क्लेम कराया हुआ है। अब इंश्योरेंस क्लेम जब कराया हुआ है, मेडिकल इंश्योरेंस, उसे कोई प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, तुरंत अस्पताल भागता है। अस्पताल में जाकर के देखता है, वहां पर भैया न डॉक्टर है न नर्स है, किसी कंडोलेंस की वजह से वहां छुट्टी है, ये मान के चलिए। अब वो क्या करता है, वो वहीं खड़ा रहेगा भैया, जी डॉक्टर को बुलाओ, मैं तो ही रहूंगा, जबकि बराबर वाला जो अस्पताल है वो इंश्योरेंस के पैनल में है, वहां नहीं जाता। अगर वो वहां चला जाता तो हो सकता है शायद बच जाता, उसे नुकसान ना होता इतना। भाई जिस अस्पताल में खड़ा हुआ था वो तो पैनल में था, वो कैशलेस स्कीम थी, लेकिन दूसरे वाले जो अस्पताल में जहां था वो कैशलेस स्कीम तो नहीं थी। लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर बाद में उन्हें क्लेम करते तो वो क्लेम किए जा सकते हैं बिल।
तो उस स्थिति में भैया तो ये चीज ये सारी चीजें भी देखी जाती हैं कि वो जो प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ खाली नुकसान लेने के लिए बैठा हुआ है या इसने ये भी कोई प्रयास किया कि जो नुकसान कम हो। तो ये सेक्शन 73 में जो प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, उन प्रिंसिपल्स के द्वारा जो है डैमेजेस और कंपनसेशन जो दिया जाएगा उसको तय कर दिया जाएगा। नो कंपनसेशन शैल बी अवॉर्डेड अंडर दिस सेक्शन अनलेस द प्लेंटिफ हैज क्लेम्ड सच कंपनसेशन इन दिस क्लेम। अगर कंपनसेशन क्लेम नहीं किया है ना भैया तो कंपनसेशन मिलेगा नहीं, लेकिन जब चल रहा है सूट और कंपनसेशन आपने क्लेम नहीं किया है तो किसी भी स्तर पर कोर्ट क्या है, आप उसमें जो ना प्लेंट में अमेंड करा लेगा तो आप उससे कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। अलाउ हिम टू अमेंड द प्लेंट ऑन सच टर्म्स एज मे बी जस्ट फॉर इंक्लूडिंग ए क्लेम फॉर सच कंपनसेशन। अब एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, द सर्कमस्टेंसेस दैट द कॉन्ट्रैक्ट हैज बिकम इनकेपेबल ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जो आपने किसमें का 56 के पैरा 2 में देखते हैं, does not preclude the court from exercise the jurisdiction conferred by this section। अब यार कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर जो है स्पेसिफिकली परफॉर्म हो ही नहीं सकता परिस्थितियों की वजह से। हाँ जी दीपक, हर्षित जी। सर एक बार कंपनसेशन वाला पॉइंट बता दिए सर, क्या बताया ये? अच्छा कंपनसेशन वाला, अभी आपने पॉइंट बताया ना कि अगर प्लांट में कंपनसेशन इस तरीके का कुछ नहीं करा है तो बाद में उसको कर अरे सकते भैया हैं। सीधा सा है, जब तक मांगोगे नहीं मिलेगा। और अगर आपको बाद में ध्यान आता है अरे भाई मांग लेना चाहिए था तो कोर्ट की परमिशन से आप चेंज करके कंपनसेशन मांग लो, ये तो है केवल। कंपनसेशन shall be awarded, no compensation shall be awarded under this section unless the plaintiff has claimed such compensation in his claim। जब तक आपने अपनी प्लेंट में नहीं मांगा कोर्ट कैसे दे देगा भाई? आपको बताना पड़ेगा ना कि पराठे के साथ आपको दही चाहिए। दही सही है, जब सही तक वो बीच में थोड़ा वॉइस डिस्टरबेंस हो गया था, आवाज आई कोई नहीं थी बात नहीं, सर। कोई बात नहीं। दूसरा, जब आप इसके बाद सपोज कीजिए आपने नहीं मांगा प्लेट में दही, आपने उस समय ऑर्डर में नहीं मांगी अपने में, आप पराठा जब आपने खाना शुरू कर दिया बीच में भी मांग सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट वेयर द प्लेंटिफ हैज नॉट क्लेम्ड एनी सच कंपनसेशन इन द प्लेट, द कोर्ट शैल एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग, किसी भी स्तर पे जब भी आपको लगे अच्छा सा पराठा दही ले ले, सब्जी ले ले, जो आपकी इच्छा करे, allow him to amend the plaint on such terms as may be just for including a claim for such compensation। अब एक्सप्लेनेशन ये कहती है अगर कॉन्ट्रैक्ट की परिस्थितियां ऐसी हैं जिसकी वजह से उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करना क्या है इनकेपेबल होता है, यानी कि 56 के पैरा 2 वाली जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया हुआ टॉप ऑफ फ्रस्ट्रेशन, उसकी कोई भी ऐसी परिस्थिति इस पे आ गई है, तब क्या होगा? इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट जो है अपना जो जुरिस्डिक्शन इस सेक्शन के अंतर्गत किया गया उसका प्रयोग नहीं करेगा। does not preclude the court from exercising the jurisdiction conferred by this section। क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सबसे पहले यही कह रखा है, देखो if in any such suit the court decides that specific performance ought not to be granted, वहाँ पे specific performance तो उसका होना ही नहीं चाहिए या हो ही नहीं सकता है किसी कारण से, तब उस स्थिति में क्या है, plaintiff is entitled to compensation for that breach, he shall award compensation accordingly। अब देखिए, अब इसमें एक चीज और बात लीजिए भैया, जब आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की आप बात करते हो और उसमें किसी पोजीशन के रिलीफ की आप बात करते हो, पावर टू ग्रांट रिलीफ फॉर पोजीशन पार्टीशन रिफंड ऑफ अर्नेस्ट मनी एक्सेट्रा। आप देखो ये इसको ऐसे देखेंगे, जो हर्षित जी आपने एग्रीमेंट टू सेल किया और एक प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं, अब जो प्रॉपर्टी आपने परचेज की है एग्रीमेंट टू सेल के अकॉर्डिंग, अब उसमें क्या होगा, आप सीधे से भैया जो दूसरी पार्टी है उसने सेल करने के लिए मना कर दिया है, सेल नहीं कर रहा है, तो उसके लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट आपने फाइल किया। जब सूट फाइल करोगे तो आपने सॉरी आपने क्या ये देखा, आपने जो एडवांस मनी जमा कराया हुआ था, एक तो उसकी अब बात करते हैं, दूसरा आपने ये देख रहे हैं कि भैया आपकी जो डैमेजेस आपको हो रहे हैं वो भी आप क्लेम करते हो, तो ये सब क्या है, या तो वापस दिलाया जाए जो आपने अर्नेस्ट मनी एडवांस मनी दिया हुआ है, साथ में डैमेजेस भी आप क्लेम करते हो, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेन्ड इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 एक्ट नंबर 5 ऑफ 1908, एनी पर्सन सुइंग फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, वह व्यक्ति कोई भी व्यक्ति जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सूट फाइल कर किया हुआ है,
फॉर द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि भैया अर्जुन जी कह रहे हैं कि भैया मेरी प्रॉपर्टी दिलाओ एग्रीमेंट टू सेल के अंतर्गत, मैं इन एन एप्रोप्रिएट केस आस्क फॉर पोजीशन मांग लिया, पार्टीशन भैया ये वाली थी इसका पार्टीशन करके मुझे इतनी चाहिए, एंड सेपरेट पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी इन एडिशन टू सच परफॉर्मेंस, कि भैया प्रॉपर्टी तो दिलाओ कि पता लगा एक व्यक्ति के पास 500 गज का प्लॉट है, 500 गज के प्लॉट में से 200 गज का प्लॉट उन्होंने एग्रीमेंट टू सेल कर दिया अर्षित जी को, तब उस स्थिति में क्या है उसका पार्टीशन करा के भैया सेपरेट पोजीशन करा के मुझे दो, any other relief to which he may be entitled including the refund of earnest money क्या है, जो भी आपने जमा किया हुआ, और डिपॉजिट पेड मेड बाय हिम, जो अर्षित जी ने जमा किए, इन केस इस क्लेम फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज रिफ्यूज, अगर उसे प्रॉपर्टी नहीं दिलाई जा रही है तो भैया जो पैसे जमा किए हैं, जो अर्नेस्ट मनी है, वो सारी की सारी मुझे वापस दिला दी जाए। नो रिलीफ अंडर क्लॉज ए, अगर जो है हर्षित जी ने एडिशनल रिलीफ नहीं मांगा है तो नहीं मिलेगा तब तक प्लेट में। No relief under clause A or clause B of subsection 1 shall be granted by the court unless it has been specifically claimed, बशर्ते कि वही वाली बात होगी, पराठा खाना चालू कर दिया आप, बीच में दही की जरूरत है आप मांग लो, provided that where the plaintiff has not claimed any such relief in the plaint, the court shall at any stage of proceeding allow him to amend the plaint on such terms as may be just for including the claim for such relief. The power of court to grant relief under clause B of subsection 1 shall be without prejudice to its power to award compensation under section 21, यानी कि 21 में जो पावर दी हुई है वो उसमें कोई बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले हुए उसे यहाँ 22 में एक अलग पावर दी हुई है। कंपनसेशन तो अलग चीज है, यहाँ पे जो डिपॉजिट किए हुए जो अर्नेस्ट मनी है जो दी गई है उसके द्वारा एडवांस, वो भी तो वापस चाहिए हमें, वो मांगने पड़ेंगे। अब लिक्विडेशन और डैमेजेस नॉट ए बार फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, लिक्विडेशन और डैमेजेस की जब हम बात करते हैं कि सपोज करो भैया आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप पढ़ेंगे, और अगर मैंने कोई गलती करता हूँ, कोई गड़बड़ करता हूँ, नहीं पढ़ाता हूँ, तब उस स्थिति में क्या होगा, जो आपका पैसा है, जो फीस आपकी आई है पूरी वापस करूंगा और उस पर 6% इंटरेस्ट भी दे दूंगा छोटे काम में। ये क्या कह रहा था, जब आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाकर देखोगे वहां पर दो तरीके के डैमेजेस दिए हैं, लिक्विडेटेड डैमेजेस और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। लिक्विडेटेड डैमेजेस वो होते हैं जो ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वहां पे कोई नया तय करने की जरूरत नहीं है, जो तय है वही दिया जाएगा। और दूसरा अनलिक्विडेटेड वो है जिनको तय किया जाना है। अब अगर हमने यहाँ पे तय कर रखा है कॉन्ट्रैक्ट में कि अगर नहीं पढ़ाया तो पूरी फीस जानी है और उसके 6% इंटरेस्ट देना है, ठीक है भैया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो सेक्शन 23 है कि अगर उनका लिक्विडेशन किया हुआ है, डैमेजेस तय किए हुए हैं, तब उस स्थिति में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगा। यहाँ तो दूसरी चीज क्या क्या चल रही है, ये तो केवल जो डैमेजेस दिए होते हैं लिक्विडेशन डैमेजेस, वो केवल सिक्योरिटी के पर्पस से थे, उसका मतलब ये नहीं था कि वो केवल कंपनसेशन इन मनी हो जाएगा। कंपनसेशन इन मनी क्योंकि हम मानने के चलते हैं कि उन कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस किया जा सकता है, परफॉर्म कराया जाएगा सेक्शन 10 के अंतर्गत, जिन कॉन्ट्रैक्ट का कंपनसेशन इन मनी नहीं हो सकता तो उनको स्पेसिफिकली परफॉर्म कराया जाएगा एज पर सेक्शन 10। लेकिन अगर कंपनसेशन मनी हो सकता है तब ये देख लिया जाएगा कि भैया ठीक है आप मत कराओ, पैसे ले लो। तो यहाँ यही कह रहा है, ए कॉन्ट्रैक्ट अदरवाइज प्रॉपर टू बी स्पेसिफिकली enforced may be so enforced though a sum be named in it as the amount to be paid in cash in case of its breach and the party in default is willing to pay the same। भैया मैंने पढ़ा रहा, पैसे ले लो। If the court having regard to the terms of a contract and other attending circumstances, और कोर्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन और जो सर्कमस्टांसेस है उसको दिखाई देता है, वो इसको ये सेटिस्फाई हो जाए the sum was named only for the purpose of securing performance of the contract। क्यों, इसीलिए तो भैया लिखे हुए थे जो डैमेजेस थे, अरे भैया 6% इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा, चलो पढ़ा ही देता हूँ, खाली इस परफॉर्मेंस की सिक्योरिटी के लिए किए हुए हैं, एंड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ giving to any party in default and option of paying money in lieu of specific performance। को इसलिए तय नहीं हुए थे
कि ठीक है अगर सर आप नहीं पढ़ाओगे तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो पैसे दे के काम चल जाएगा, वो इसलिए तय हुए थे। उनका नेचर पर्पज ही कितना, पर्पज ही केवल ये था कि जिससे कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सुरक्षित रहे और मैं आपको पढ़ा दूं। द कोर्ट शैल नॉट आल्सो डिक्री पेमेंट ऑफ सम सो नेम क्लेम्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। कोर्ट क्या करेगा, हाँ मना कर देगा, बिना पैसे नहीं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराओ। अब सीधा सा करा, ये आपका आता है रेस जुडिकेटा सेक्शन 24। सेक्शन 24 में रेस जुडिकेटा यानी कि बार ऑफ सूट फॉर कंपनसेशन फॉर ब्रीच आफ्टर डिसमिसल ऑफ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब देखो भैया ऐसा है, जब हर्षित जी ने कहा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सूट फाइल किया, सूट फाइल करने के बाद क्या हुआ, कोर्ट ने मना कर दिया, ठीक है भैया इसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकता। अब इनके बाद में ध्यान आया और नुकसान भी होते हुए चलो उन्हें क्लेम कर लेते हैं, तुरंत क्या कोर्ट मना कर देगा, क्यों, एक्सप्लेनेशन फॉर सेक्शन 11 सीपीसी कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा। जितने भी आपके रिलीफ और इस तरीके के ग्राउंड है वो आपको प्लेट के साथ ही क्लेम कर लेनी चाहिए, बाद में कोई मौका नहीं मिलेगा एक बार डिसाइड होने के बाद। बार ऑफ सूट फॉर कंपनसेशन फॉर ब्रीच आफ्टर डिसमिसल ऑफ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। The dismissal of a suit for specific performance of a contract or part thereof shall bar the plaintiff right to sue for compensation for breach of the such contract or part as the case may be, but shall not bar his right to sue for any other relief to which he may be entitled by reason of such breach। और उसकी वजह से कोई दूसरा अगर कोई नुकसान हुआ हो उसको सब मांग सकता है, लेकिन अगर हम कंपनसेशन की बात करेंगे तो कंपनसेशन को मना कर दिया जाएगा। तो ये कंपनसेशन तो आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ ही मांगना चाहिए। एक्सप्लेनेशन फॉर सेक्शन 11 वाले जो प्रिंसिपल्स है वो उसके साथ अप्लाई हो जाते हैं। तो जो आप एक प्री का क्वेश्चन ये होता है कि तो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा और रेस जुडिकेटा हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 24 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। सेक्शन 25 में आप देख लीजिएगा, एप्लीकेशन ऑफ प्रोसीडिंग सेक्शन 2 certain awards and testamentary direction to execute settlements। अब आपने सेटलमेंट्स पढ़ा था, मुझे सेटलमेंट बता दीजिए भैया, सेटलमेंट से क्या मतलब है। सेटलमेंट इसके जब आप इसकी इंटरप्रिटेशन क्लॉज देखी थी तो इंटरप्रिटेशन क्लॉज में सेटलमेंट को भी बताया हुआ था। चलो खैर पढ़ लेना इसको। The provision of this chapter as to contract shall apply to award to which, यानी कि जो अवार्ड इसमें दिया जाएगा, अवार्ड क्या है, जो कंपोजिशन तय किया गया है, उन मामलों में ये अप्लाई होगा कॉन्ट्रैक्ट में जिसमें आर्बिट्रेशन कंसिडरेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता, उस पर भी ये जो है इस चैप्टर के प्रोविजन है वो अप्लाई होगा। And to direction in bill or codicil to execute a particular settlement। और उस स्थिति में जब इसकी हम बात करेंगे, कोडिसिल और बिल को हम सेटलमेंट में छोड़ करके चले थे। देखो मैं अभी आपको वापस वहीं ले जाता हूँ भैया। बिल और कोडिसिल एज डिफाइंड बाय इंडियन सक्सेशन एक्ट। क्या है, सेटलमेंट क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बिल और कोडिसिल से अलग है, वेयर बाय द डेस्टिनेशन और डिवोल्यूशन ऑफ सक्सेसिव इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि और इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि पार्टीज के बीच में डिस्पोज ऑफ कर ली जाए, तय कर ली जाए, वही सेटलमेंट है। अब जब आपने यहाँ देखते हैं तो उस स्थिति में भैया यही आएगा कि जो इस चैप्टर के प्रोविजन है उन सभी पर भी अप्लाई होंगे, जहाँ आर्बिट्रेशन अवार्ड, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट अप्लाई नहीं होता है। तो सीधा सीधा से कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजन सभी इन सब चीजों पर लागू होंगे। भैया यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो।